जो बात आलोक जी ने कही सर्वथा उचित है। मेरा कहने का इस प्रोग्राम के थ्रू एक ही मतलब है कि विज्ञान गया तेल लेने इस देश के अंदर, पढ़ाई गई तेल लेने इस देश में। तो हमने क्या किया? हमने अनपढ़ों की, अज्ञानियों की, मूर्खों की एक फौज खड़ी कर ली। सर 140 करोड़ की फौज खड़ी करके क्या होगा अगर अधिकतर लोग अज्ञानी और मूर्ख और अनपढ़ हैं? तो सर आज ही मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, है सत्ताधीश पार्टी के नजदीक है। मैंने कहा विज्ञान तो आपको किसी को आता नहीं है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की हर जगह बात करते हैं, तो क्या हमारा डीएनए ऐसा है कि हम कुछ भी पैदा नहीं कर सकते? बोलते हम तो बहुत होशियार हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम तो चमत्कार करने जा रहे हैं, हिंदुस्तान तो ये हो जाएगा। मैंने कहा दुनिया की शेल्फ पे कोई एक आइटम है आपकी विज्ञान की जिसको लोग खरीद सके? तो मतलब मैंने कहा कोई एक इन्वेंशन, कोई एक इनोवेशन आपका है क्या दुनिया में कहीं? बोलते ऐसा लगता तो नहीं है कि कोई दुनिया में ऐसी चीज है। तो मैंने कहा सेमीकंडक्टर हो या रेयर अर्थ हो, आपको तो कोई टेक्नोलॉजी नाम की तो कोई चीज है नहीं, इन्वेंशन तो है नहीं। और जहां तक सॉफ्टवेयर की बात है, जब आप बात करते हो, तो मैं इसके बारे में एक बार टर्मिनोलॉजी आई थी एक, उस पर बहुत सारे हमारे सॉफ्टवेयर जायंट्स ने ऑब्जेक्शन किया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया कभी भी कोई एक मास्टर सॉफ्टवेयर नहीं पैदा कर पाया आज तक। मास्टर सॉफ्टवेयर वो आलोक जी, जैसे मैं आपको बताऊं और अरुण जी की विंडोज हो गया, एंड्रॉयड हो गया, एप्पल के जो सिस्टम्स हो गए, या एक मास्टर सॉफ्टवेयर एडोबे हो गया या कैड हो गया, हम कुछ भी नहीं पैदा कर पाए। तो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल व्यक्ति ने, जो कि आईटी का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसने कमेंट किया था, इंडिया इज प्रोड्यूसिंग एज फार एज सॉफ्टवेयर बिजनेस इज कंसर्न प्लेंटी ऑफ कारपेंटर्स एंड प्लम्बर्स। आप समझ गए सर? मतलब हम इनोवेटर नहीं है, हम इन्वेंटर नहीं है, लेकिन आईटी के क्षेत्र के हम प्लम्बर्स और कारपेंटर भरपूर मात्रा में पैदा कर रहे हैं। ये कॉम्प्लीमेंट हमको मिला था। एक्चुअली ये इंसल्ट थी हमारी, क्योंकि हमारा दिमाग वहां पे चलता नहीं, हम कुछ इन्वेंट कर पाए। और जो कोई इन्वेंट करना चाहता है, सरकार और बड़े ऑफिसर, उससे वो क्रेडिट ले लेते हैं। तो यहाँ पर कोई क्रेडिट तो है नहीं। पीएचडी जब लोग भारत में चपड़ासी के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, आपको पता है इंडिया में जब पोस्टें अप्लाई होती है, पीएचडी लोग चपड़ासी के लिए भी अप्लाई करते हैं, कहते क्या करें, नौकरी नहीं, कुछ नहीं है। तो जिस देश में पीएचडी की ये इज्जत हो, वो देश कैसे तरक्की करेगा? और विज्ञान, यहाँ तो सब अनपढ़ और अज्ञानी लोग हैं, जो नेता लोग हैं, वो किस ढंग से बातें करते हैं, तो विज्ञान की वो कदर क्या करेंगे अल्टीमेटली? अरुण कुमार जी, मैं आपको शुरू में ही एक 4 लाइनें सुनाना चाहूंगा। आसंदियों से उठकर आए कुछ बेचेहरा लोग, ओम शांति, ओम शांति का शोर करते हुए कविता में प्रवेश करते देखे गए। पांव रहित, हाथ रहित कुछ लोग, केवल पेट और सिरधारी स्वस्थ धवल, जब कविता में प्रवेश करते देखे गए, तब कैसे बचे कविता, आए कबीर बताए कबीर। इसका अर्थ आपको समझ आ गया होगा। एक मैं आपको फोटो शेयर करना चाहूंगा, इसको आप देखें। एक ये 10वीं 12वीं का बच्चा है जी, जो उन्नाव से, अजय कुमार इसका नाम है, जो उन्नाव से पैदल जा रहा है अयोध्या के लिए, कन्नौज से अयोध्या के लिए। 10वीं का छात्र है, घर वालों ने अकेले जाने दिया, वो भी इस ठंड में। बड़ी बात है, अगर 10वीं में है तो यह उसका बोर्ड का साल भी होगा। अब मैं आता हूं आपकी बात पर। सर, एक शब्द मैं अक्सर कहता हूं, चरमोत्कर्ष, मतलब चरम सीमा, दूरतम बिंदु इसका अर्थ होता है, जो आखिरी बिंदु होता है। जैसे हिमालय की 53,000 फीट की हाइट। आपने एक शब्द बोला धर्मांध, मैं जोड़ रहा हूं उसको। फिर इसके बाद एक शब्द और कहा गया, खालिस, मतलब शुद्ध। शुद्ध का मतलब खरा, सच्चा। फिर इसके बाद एक और शब्द कहा गया, निखालिस। निखालिस कैसे? विशुद्ध को। विशुद्ध मतलब जिसमें और कोई पदार्थ मिलाया ना जा सके। आज स्थिति यहीं आकर रुक गई है। मतलब आज मैंने सवेरे चैनल खोले, 40 चैनल देखने के बाद मुझे कोई ऐसा चैनल मिला नहीं
जिसमें कहीं जानकारियां दी जा रही हो या जिसमें कहीं न्यूज आ रही हो, सिवाय भजन के या सिवा राम मंदिर के क्रेन द्वारा दिखाया गया कि रामलला को अंदर प्रतिष्ठित किया जा रहा है। आज 18 तारीख है, 1 बजे वहां पर उनको स्थापित किया जाएगा। और एक और न्यूज सुनने को मिली कि रामलला के विषय में एक डाक टिकट जारी किया गया है। मैं उसका स्वागत करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। अब बात आती है विज्ञान की। आपने कहा कि एड्रॉप जैसे कहा, आपने बहुत सारी चीजें कही आपने 14 से 18 वर्ष के बच्चों के विषय में बोला है। आपने बोला कि जो चौथी, पांचवी, छठी का बच्चा है वो केजी नर्सरी के जो शब्द की बात नहीं कर रहा मैं, अक्षर भी नहीं पहचान रहा। सर 9वीं 10वीं का बच्चा, सर जी जी 9वीं 10वीं का बच्चा दूसरी क्लास की चीजें नहीं पढ़ पाता सर। हाँ, ये हिंदुस्तान है सर जी, सिंगल डिवीजन नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। अब बात आती है कि हम किस स्तर पर पहुंच गए। एक तरफ हम धर्म में उस चरम सीमा पर पहुंच गए जिसके बाद ऊंचाई ही नहीं है पूरी पृथ्वी पर, 53,000 फीट पर। और विज्ञान के क्षेत्र में हम कहां पहुंचे कि हमारा 8वीं 10वीं का बच्चा सिंगल डिवीजन नहीं कर पा रहा। तो इसके पीछे बहुत बड़ी गाथा है, करीब 100 वर्ष पुरानी गाथा है। ये कहां से चला, इसको कहां से पहुंचा दिया गया, इसके विषय में आप स्वयं जानते हैं। कैसे ये जो हिंदुत्व का एजेंडा है इसको कैसे थोपा जा रहा है, कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ये चर्चा का भी विषय है और ये चिंता का भी विषय है। और ये चिंता जो आपने जाहिर की है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान के लोग जो प्रबुद्ध लोग हैं उनका ये दिमाग में नहीं है, उनको ये कचोटती हैं बातें, हमें भी कचोटती हैं, परंतु व्यवस्था का हम अंग ना होने के कारण हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करते। इवन यहां तक हो गया कि अगर हम बोलते हैं किसी बात को तो ये कह दिया जाता है कि आप तो क्या हो, आप देश हित में नहीं हो, देशद्रोही हो। तो क्या अगर हम विज्ञान की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, आईआईटी की बात करते हैं, आईआईएम की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं, तो क्या हम देश विद्रोही हो गए, देश के विद्रोही हो गए? जी नहीं, मैं तो नहीं मानता इसको। और जहां तक बात है विज्ञान की, विज्ञान ने हमेशा ही ऐसा मजबूर किया है कि सारे उसको नमस्कार करें, उसके लोहा को माने। मैं बहुत जब 7th 8th में था तो मैंने एक कहानी पढ़ी थी मैरी क्यूरी की, जो कि 18-18 दोनों वाइफ हस्बैंड 18-18 घंटे जो रेडियम की उत्पत्ति के लिए काम किया करते थे और अंततः उनको सफलता मिली। क्या ऐसे हमारे यहां कोई विज्ञान का छात्र है क्या? और है तो उनकी गिनती गिने चुने लोगों में है। मुझे याद है एक आईआईटी के जो प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स के, वो एक साउथ के छोटे से गांव में काम कर रहे हैं। तो सर विज्ञान को हम नमस्कार तो करते हैं पर धर्म के आगे नहीं। धर्म के आगे हम नतमस्तक हो जाते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, परंतु विज्ञान के विषय को मुझे भी ध्यान है। जब मैं 9th 10th में पास हुआ तो मुझे पिताजी ने कहा कि साइंस तेरे बस की बात नहीं है तो कॉमर्स ले ले, तो मैंने साइंस छोड़ दी और कॉमर्स ली थी। तो सर ये कोई आज की कहानी नहीं है, ये जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तभी से ये एजेंडा सेट कर दिया गया था कि हमको साइंस में आगे नहीं बढ़ना। तुर्रा ये उस पर कि हमारे स्कूल्स के अंदर कहीं भी सिविक सेंस की कोई क्लास नहीं लगती। हम कार की पार्किंग करते हैं तो हमें तहजीब नहीं है। अभी अब बात हो रही है जैसे कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि कूड़ा आप डिब्बे में डालें, तो सर ये इतनी छोटी सी बात आज 75 वर्षों बाद समझानी पड़ रही है क्या? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमने इसके पीछे एक एजेंडे को सेट कर रखा है और उस एजेंडे का महत्वाकांक्षा क्या है? वो है 2024 का चुनाव। वहां लोकतंत्र ना होकर धर्म तंत्र हो रहा है और धर्म तंत्र के जरिए हम लोकतंत्र पर काबिज होना चाहते हैं। क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि हमने काम नहीं किया। जब हमने काम ही नहीं किया
तो हमने कौन से कॉलेजेस खोले, कौन से आईआईटी खोले, कितने आईआईएम खोले, कितने मेडिकल कॉलेज खोले, इसका कोई पता नहीं है। मोदी जी खुद जवाब देते हैं कि बिहार के अंदर ये वाला मैंने मेडिकल कॉलेज खोल दिया, यहां पर आईआईटी बन गया। क्या वो बना? क्या धरातल पर है क्या? तो ये जो एजेंडा सेट है और इस एजेंडे सेट में हम कमजोर पड़ रहे हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं हम सारे प्रबुद्ध लोग भी उस दोष के कारक हैं। हम सबको इस बोझ को उठाना पड़ेगा और ये चैतन्य अवस्था लानी पड़ेगी 144 करोड़ 60 लाख लोगों के लिए। जी।